नमस्कार दोस्तों। मुझे आपके कमेंट्स और कुछ सब्सक्राइबर्स की संख्या, कुछ व्यूज़ की वजह से थोड़ा मोटिवेशन मिला है और मैंने तय किया है कि अब मैं आपको ऑल्टरनेट डे या छुट्टी वाले दिन विशेषकर इसी तरह गाइड करता रहूं। अब तक हमने देखिए राजस्थान के भौतिक स्वरूप का एक फॉर्मूला बना लिया था, जिसमें हमने ये कहा था कि हमारा जो प्रदेश है वो 4 भौगोलिक प्रदेशों में उप भागों में बटा हुआ है और उनका हमने एक फॉर्मूला बना लिया था। आज हम जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे राजस्थान की जो 2 बहुत मुख्य जो प्रोमिनेंट फीचर्स हैं वो है, एक तो रेगिस्तान और एक अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला हमारे स्टेट के उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तृत है और बीच में लगभग है। इसके पश्चिम में मरुस्थल है और ये मरुस्थल आज हम इसी की चर्चा करेंगे। पश्चिम में जो मरुस्थल है वो लगभग 12 जिलों में है और वो 12 जिले कौन से हैं? सिरोही को छोड़ के जोधपुर संभाग के 5 जिले, बीकानेर संभाग के 4 जिले, जयपुर संभाग के जो शेखावाटी वाले जिले हैं झुंझुनू और सीकर, और अजमेर संभाग का नागौर जिला। ये 12 जिले इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इनमें भी मरुस्थलीय प्रदेश के भी 2 भाग हैं, एक तो शुष्क और एक अर्धशुष्क। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम इसे एक और तरीके से भी बांट सकते हैं, वो है उच्चावच के तरीके से, और एक शुष्कता के आधार पर बांटते हैं। हम उन दोनों की चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको जो जनरल बातें हैं इस मरुस्थल की वो बता देता हूँ कि ये हमारे प्रदेश का 61% हिस्सा कवर करता है ये पार्ट, और इसमें हमारे प्रदेश की 40% जनसंख्या निवास करती है। उस दृष्टि से देखें तो ये रेगिस्तान, जिसे थार का रेगिस्तान कहा जाता है, जिसे भारत का महान मरुस्थल कहा जाता है, ये रेगिस्तान अगर आबादी के हिसाब से देखें तो सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है, सबसे उच्च घनत्व वाला डेजर्ट या रेगिस्तान है। क्यों? क्योंकि देखिए आप कि इसमें 40% ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ लिविंग इन 61% ऑफ एरिया। ऐसा उदाहरण और किसी भी मरुस्थल में नहीं है। और यही नहीं, इसकी जो जैव विविधता है वो भी सर्वाधिक है। अदरवाइज डेजर्ट वगैरह में जैव विविधता नहीं पाई जाती। जैव विविधता ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जहाँ बारिश हो, जहाँ वेजिटेशन हो, जहाँ ताप अच्छा हो। तो भूमध्य रेखीय जो इलाके हैं वो वहाँ पे जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। डेजर्ट्स में जैव विविधता नहीं पाई जाती, पर डेजर्ट्स में, रेगिस्तानों में सबसे अधिक जैव विविधता अगर कहीं पाई जाती है तो वो है थार का मरुस्थल। अच्छा, अब हम ये देखें कि थार का मरुस्थल पैदा कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ इसका। तो इसका एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, क्योंकि आपको कई चीज़ें कंफ्यूज करती है। जुरासिक पीरियड, टर्शरी पीरियड, प्लीस्टोसीन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ये कई नाम हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके बारे में हमें पता नहीं है। आरएएस में तो ये सिलेबस में है, और जब मैं इसके बारे में चर्चा करूँगा तो इसका भी एक फार्मूला है, दैट इज़ कॉस डीसीपी टीजेसी पीईओएमपी पीओम्प पीएच। तो उसके द्वारा हम सारा जो हमारा भूगर्भिक इतिहास है उसको हम जान सकते हैं। पर यहाँ हमें सिर्फ इतना सा जानना है कि ये मरुस्थल जो है यहाँ पहले क्या था, बाद में मरुस्थल कैसे बना, उद्भव कैसे हुआ। इसके अंतर्गत हमें इतना सा जानना है कि पहले यहाँ तैथिस सागर हुआ करता था। तैथिस सागर के अवशेष के तौर पे ही जो खारे पानी की झीलें हैं उनको देखा जाता है।
ये टेथिस सागर, इसका एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए पहले। फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको बता दूं कि ये कौन से काल में क्या हुआ। देखिए, कार्बोनिफेरस और पर्मियन युग जो थे, कार्बोनिफेरस काल और पर्मियन काल, ये प्राथमिक युग जो प्रथम युग था उसके दो काल हैं। इन कालों में टेथिस सागर हुआ करता था। तो इसका इसे लिख लो, फॉर्मूला बना क्या कि कार्बन परम था टेथिस में। कार्बन परम था टेथिस में, यानी कार्बन से मतलब है, कार्बन मीन्स ऑर्गेनिक, समथिंग ऑर्गेनिक। कार्बन की वजह से ही लाइफ बनी है, जीवन है। तो टेथिस में कार्बन बहुत था, यानी लिविंग थिंग्स बहुत थी। तो कार्बन परम था टेथिस में, ठीक है, कार्बन परम था टेथिस में। लेकिन कार्बन परम था टेथिस में, लेकिन हमारे यहाँ क्या इंपॉर्टेंट था, डायनासॉर्स जो थे जुरासिक पीरियड के, उनकी टर्टर, मेंढक की तरह टर्राना, डायनासॉर्स की टर्टर, जुरासिक के डायनासॉर्स की टर्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लीज़, या ज़्यादा प्लीजिंग थी टर्टर। तो लेकिन हमारे लिए जुरासिक डायनासॉर्स, लेकिन हमारे लिए जुरासिक डायनासॉर्स की टर्टर हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लीज़, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लीज़। अब इसमें वो सारी बातें आ गई जो कालक्रम से संबंधित है, रेगिस्तान के कालक्रम से संबंधित है, या रेगिस्तान में पाई जाने वाली चट्टानों से संबंधित है, या रेगिस्तान में पाए जाने वाले जीवाश्मों से संबंधित है। इस फॉर्मूले में वो सारी बातें आ गई। देखिए, कार्बन परम था टेथिस में, लेकिन जुरासिक के डायनासॉर्स की टर्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज़। कार्बोनिफेरस काल, परमियन काल, और टेथिस सी। तो कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में टेथिस सी हुआ करता था। यहाँ पे इस एरिया में कार्बोनिफेरस और पर्मियन काल में टेथिस सी या टेथिस सागर हुआ करता था। लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जुरासिक की टर्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज। जुरासिक, तो ये जुरासिक पीरियड है, जुरासिक काल ये यूं का यूं आ गया। जुरासिक काल, टर्टर ये टर्शरी युग, टर्शियरी यानी तृतीयक, तृतीयक युग, ये युग है टर्शरी, ये काल है। द्वितीयक युग का एक काल है जुरासिक, और ये तृतीयक युग है टर्शरी। अपने को तो यूं ध्यान रखना है, जुरासिक की टर्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज। ये है प्लीस्टोसीन, ये भी काल है, जो कि चतुर्थक युग जो है उसका एक काल है। हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, लेकिन जुरासिक की टर्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज। तो हमें जुरासिक याद रखना है, टर्शरी याद रखना है, और प्लीस्टोसीन याद रखना है। यहां से कार्बोनिफेरस और पर्मियन याद रखना है। बस इतना सा, इनको तो इतना सा ध्यान रखना है कि इस काल में टेथिस सागर हुआ करता था। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि जुरासिक के डायनासोर्स की टर्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज। तो जुरासिक और टर्शरी पीरियड में ये टेथिस सागर पीछे हटने लगा। जुरासिक और टर्शरी पीरियड में
ये तैथिस सागर पीछे हटने लगा और प्लीस्टोसीन तक आते आते मानव का उद्भव हुआ इस रेगिस्तानी इलाके में, और मानव के क्रियाकलापों के कारण मरुस्थलीकरण और ज़्यादा हुआ। ठीक है, मरुस्थल कैसे बना, ये हम एक कल्पना कर सकते हैं। मरुस्थल बनने की जो प्रक्रिया होती है वो भूगोल में विस्तार से पढ़ी जा सकती है, लेकिन हमें इतना सा ध्यान रखना है कालानुक्रम के लिए कि जुरैसिक और टर्शियरी पीरियड में वो पीछे हटा, कौन, तैथिस सागर, और प्लीस्टोसीन तक मानव आ गया। और अब इसी फॉर्मूले से हमको ये भी ध्यान रहेगा कि तैथिस सागर जब हटा, जुरैसिक और टर्शियरी पीरियड की जो चट्टानें हैं, जो मरुभूमि में चट्टानी प्रदेश है, जो मरुमुक्त भूमि है, चट्टानी प्रदेश है, वो किस समय की चट्टानें हैं, वो इसी समय की चट्टानें हैं, जुरैसिक और टर्शियरी पीरियड की चट्टानें हैं। और प्लीस्टोसीन युग की भी बात की जाएगी कि भाई प्लीस्टोसीन युग की चट्टानें हैं, या प्लीस्टोसीन युग के अवशेष हैं, या टर्शियरी के अवशेष हैं, या जुरैसिक पीरियड के अवशेष हैं। कुछ भी लिखा जा सकता है, कुछ भी कहा जा सकता है, ये वर्ड हमें याद रखने हैं, ज़्यादा गहराई में हमें नहीं जाना है। इतना सा ध्यान रखना है कि चट्टानें इसी पीरियड की हैं, अवशेष इसी पीरियड के हैं, और सागर इस पीरियड में था। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करें अगर, तो सबसे पहले हम बात कर लें कि जो पश्चिमी मरुस्थल है उसकी स्थिति क्या है, उसका विस्तार कितना है। ठीक है, तो अपन ने ये देखा कि ये एक्चुअली क्या है, ये पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ही पूर्वी भाग है। पैलियो यानी पुराना, आर्कटिक, पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल, जो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है, उसी का पूर्वी विस्तार थार मरुस्थल है। तो सहारा से लेके फिलिस्तीन, अरब, ईरान, और फिर पाकिस्तान, और फिर भारत, यहाँ तक वही पैलियो आर्कटिक अफ्रीकन मरुस्थल है, उसी का पूर्वी विस्तार थार का मरुस्थल है। ठीक है, अब भारत में ये कौन कौन से राज्यों में है, तो भारत में ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन राज्यों में है। इसका कितना प्रतिशत राजस्थान में है, तो इसका 61.11%। अब ये 60-40 का रेशो कई बार आएगा। 61.11% जो है पूरे मरुस्थल का, पूरे थार के मरुस्थल का 61.11% राजस्थान में है। राजस्थान में 61.11% है। ये 60-40 का रेशो आज कोई भी 60-40 रेशो यूँ भी याद कर सकते हो कि 60 इज़ फर्स्ट डिवीज़न, या 60-40 का रेशो आप यूँ भी याद रख सकते हो कि आज कोई भी कॉलोनी बसाई जाती है तो वो 60-40 के रेशो में उसमें सुविधा और आवास होना चाहिए। अगर आपको इस तरह याद नहीं रहता है तो सिंपली याद रखिए, 60-40 का रेशो कई बार आने वाला है हमारे इस चैप्टर में। तो देखिए 61.11% राजस्थान में है पूरे मरुस्थल का। ठीक है, अब 61.11 जो परसेंट है, राइट, ये राजस्थान में है। तो बाकी कहाँ है, बाकी पंजाब, हरियाणा और गुजरात में है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें कि 61.11% के बाद जैसे हम ये बात करें कि मतलब कहते क्या है, इसको थार का मरुस्थल कहते हैं। अब इसके हम विस्तार की चर्चा करें तो विस्तार देखो, इसका जो यहाँ नॉर्थ ईस्ट से, ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, ये साउथ वेस्ट पार्ट है, ये साउथ वेस्ट पार्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 640 किलोमीटर। ये नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट कितनी है, 640 किलोमीटर। बुक्स में ये गलत दिया हुआ है। अगर आपको सही जानना है तो इंग्लिश मीडियम की राजस्थान भल्ला की बुक देखिए, उसमें ये सही दिया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट की जो टोटल लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की इसकी चौड़ाई कितनी है, पश्चिम से पूर्व की इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर। ये पश्चिम से पूर्व की चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर। और यही 300, आप ऐसे भी याद रखिएगा कि 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है।
समुद्र तल से 150 से 300। चलिए मैं आपको याद रखने का तरीका बताऊंगा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 600 मीटर तक ऊंची अगर कोई है तो वो पहाड़ी कहलाती है। ये आपका जो मरुस्थलीय पार्ट है ये आपका 300 मीटर तक ऊंचा है, 150 मीटर से 300 मीटर तक ऊंचा है। अच्छा, इसका एरिया कितना है? एरिया इसका 175,000 यानी 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर है। सब बुक्स में मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये लंबाई चौड़ाई हो गई, एरिया हो गया। अब इसकी पश्चिमी सीमा कौन सी है? पश्चिमी सीमा है इसका ये जो रेड क्लिफ लाइन है, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ये इसकी पश्चिमी सीमा है। और पूर्वी सीमा कौन सी है? पूर्वी सीमा ये अरावली है, या 50 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा मतलब इस लाइन पे समान वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर। इसके बियॉन्ड, इसके लेफ्ट में कम होती जाती है, इसके राइट में ज़्यादा होती जाती है। और इसके दो पार्ट हैं। ये 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये वाली। तो इसमें जो पार्ट है वो शुष्क है और ये जो पार्ट है वो अर्धशुष्क है। ये जो पार्ट है वो अर्धशुष्क है। अब हम इसके अलावा भी अगर इसके बारे में बात करना चाहें तो हम ये बता सकते हैं कि इसका जो इसकी में प्रमुख नदी तो लूनी है ही। एक जो विशेष बात है वो ये है कि इसका ढाल कैसे है? तो ढाल है पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, या यूँ कह दें उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। जैसे लूनी यों बहती है तो वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बह रही है, ठीक है। हमने इंदिरा गांधी कैनाल बहाई है तो वो यूं ही बहाई है, ठीक है। घग्गर नदी है तो वो यों बहती है तो वो भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। तो इसका सामान्य ढाल कैसे है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या यूँ कह लें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। एक जो विशेष बात है वो ये है कि ये एक इकलौता मरुस्थल है जिसका निर्माण दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनें जो इधर आती हैं वो अपने साथ यहाँ से रन ऑफ कच्छ के रन की मृदा लेके आती है, तो वो भी इसके प्रसार में, इसके मरुस्थलीकरण में सहायक होती है। बाकी मुख्यतः इसका जो कारण होता है मरुस्थल के निर्माण का वो होता है अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन भी वायु के द्वारा और निक्षेपण भी वायु के द्वारा, ठीक है। तो इसका भी मुख्य कारण अपर्दन और निक्षेपण है, मृदा के द्वारा, वायु के द्वारा किया गया। उसके अलावा जो दूसरे कारण हैं वो जैसे मानवीय जो क्रियाकलाप हैं, जैसे अतिचारण यानी अनियंत्रित पशुचारण, या निर्वनीकरण, या अनियंत्रित जल एवं मृदा प्रबंधन। तो इस तरह के कई कारण मानवीय कारण हैं। उसके अलावा भौगोलिक कारण होते हैं। उन भौगोलिक कारणों में ये 2-3 मुख्य हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, या इसका मानवीय जो कारण है वो ये है कि भाई मतलब अति पशुचारण और इन सब कारणों से हुआ है, वो इसके निर्माण की बात है। अब हम ये देखें कि इसमें ये हो गया विस्तार इसका। अच्छा, अब हम इसको दो भागों, इसके बारे में 2 तरीके से हम इसे बांट सकते हैं। एक तो उच्चावच के आधार पे। उच्चावच के आधार पे मतलब इसकी कौन सा इसका पार्ट ऐसा है जो उसका धरातल कैसा चट्टानी है, किसी पार्ट का महान मरुस्थलीय, किसी का लघु मरुस्थलीय और कोई अर्धशुष्क है। तो इसके 4 पार्ट हैं उच्चावच के आधार पर, और वो है महान मरुस्थल, ठीक है, चट्टानी मरुस्थल, लघु मरुस्थल और अर्धशुष्क प्रदेश, ठीक है। अर्धशुष्क प्रदेश में तो ये सारा आ जाएगा। महान मरुस्थल जो है वो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे कच्छ के रन से पंजाब तक है। तो इसका फॉर्मूला याद कर लो। महान कच्छा है पंजाब का, महान कच्छा पंजाब का। क्यों? क्योंकि पंजाबी जो है सरदार जो है उनके लिए कच्छ, केश, कृपाण ये 5 कक्कार होते हैं, तो उनमें कच्छ भी होता है। तो महान कच्छ किसका है? पंजाबियों का है।
और इसीलिए उनको अपने आप उनकी ईगो हाई है, तो अर्घ ईगो हाई है। तो इस तरह के महान जो मरुस्थल है इसको क्या कहते हैं, सहारा में अर्घ, सहारा में क्या कहते हैं इसको, अर्घ। एंड दैट इज ईगो ऑफ पंजाबीज, दैट इज ईगो ऑफ पंजाबीज। तो ये महान मरुस्थल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे कच्छ के रन से लेके पंजाब तक विस्तृत है और इस महान मरुस्थल को सहारा में अर्घ कहा जाता है। इसमें बालूका स्तूपों का विस्तार होता है। ये सबसे शुष्कतम क्षेत्र है हमारे राजस्थान का या इस मरुस्थलीय भाग का। इसके बाद है चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल में क्या होता है कि ये मरुस्थल हम मादा कहते हैं उसे, उसमें मादा है। क्यों? क्योंकि ये चट्टानें निकली हुई हैं यहाँ पे। इन चट्टानों, ये चट्टानें गोंडवाना जो एरिया है, गोंडवाना ब्लॉक जो है उसका पार्ट माना जाता है। और ये चट्टानें एक्चुअली अवसादी या परतदार चट्टानें हैं। इन चट्टानों का जो इलाका है वो मेनली, उसका भी फॉर्मूला आप याद कर लो, चट्टानी प्रदेश का फॉर्मूला। मैं ज़रा, ये महान कच्छा पंजाबियों का है और महान कच्छा पंजाबियों का है। ये कार्बोनिफेरस परम था 33 में, लेकिन हमें डायनासोर की टट्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लीज़। और ये 61% राजस्थान। ठीक है, हमको फॉर्मूला किसका याद करना है, हमको फॉर्मूला याद करना है महान मरुस्थल का हो चुका, चट्टानी प्रदेश का। चट्टानी प्रदेश कहाँ कहाँ है चट्टानी मरुस्थल? तो देखो ये पार्ट है, ये पार्ट कौन सा है, जैसलमेर, बाड़मेर और ये फलौदी, जोधपुर का फलौदी तहसील, और जैसलमेर की पोखरन और रामगढ़। ठीक है, तो जैसलमेर का तो राम का पोखर इन चट्टानों में है, रामगढ़ पोखरन। ठीक है, और रामगढ़ वैसे यहाँ है, तो यहाँ भी ये चट्टानी प्रदेश है। ये बीकानेर है, बीकानेर भी चट्टानी प्रदेश है। तो मेनली जो चट्टानी प्रदेश है वो कहाँ कहाँ हुआ, वो हुआ आपका जैसलमेर का राम का पोखर यानी रामगढ़ और पोखरन, और उसके बाद बाड़मेर, और बाड़मेर के बाद बीकानेर के बाद जोधपुर का फलौदी। ठीक है, ये क्षेत्र चट्टानी प्रदेश हैं और डेजर्ट इनमें कंडीशंस है, मतलब वेजिटेशन नहीं है, पर चट्टानें निकली हुई हैं और वो अवसादी या रूपांतरित नहीं, अवसादी या परतदार चट्टानें हैं, जिनमें चूना पत्थर और कॉन्ग्लोमरेट्स और सैंडस्टोन, दैट इज चूना पत्थर, बलूका पत्थर, बालू पत्थर, तो ये अवसादी चट्टानें यहाँ पे हैं। और ये किस काल की हैं वो हमने फॉर्मूला किया ही था कि ये जुरासिक पीरियड, जुरासिक के डायनासोरों की टर्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्लीज़। तो जुरासिक पीरियड, टर्शरी पीरियड और प्लीस्टोसिन पीरियड की ये चट्टानें हैं। तो टर्शरी पीरियड की चट्टानों में ही आपको ध्यान होना चाहिए कि टर्शरी चट्टानों में ही हमें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वगैरह मिलते हैं। टर्शरी चट्टानों में ही भूमिगत जल हो सकता है, जैसे लाठी सीरीज में है। तो ये चट्टानी मरुस्थल है जिसको सहारा में हममादा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें मादा है, राइट, मादा यानी दम है इसमें। ओके, अब लघु मरुस्थल का फॉर्मूला याद करो कि लघु कच्छा किसका है, बीकानेरियों का। लघु कच्छा किसका है, बीकानेरियों का। क्यों? क्योंकि अपन ने याद करो, अपन ने बीकानेरियों के बारे में बात की थी कि बीकानेर की सबसे कम सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बीकानेर जो है वो सबसे दूर का मुख्यालय है। बीकानेर में एसटी पॉपुलेशन सबसे कम है और ये बीकानेरियों का कच्छा लघु है, और इसी वजह से उनके लघु कच्छे में से पेशाब निकल आती है, सूसू निकल आती है और रन बन जाता है। रन क्या होता है, प्लाया झीलें होती हैं, जो सैंड ड्यून्स होते हैं, जो टीले होते हैं, उनके बीच बीच में जो निम्न भूमि होती है उनमें वर्षा का जल भर जाता है और वो प्लाया झीलें भी कहलाती हैं, वही रन कहलाती हैं, वही जैसलमेर में खड़ीन कहलाती हैं।
आप कोई नाम ले दीजिए, हैं वो प्लाया झीलें या रन। रन जैसे रैन ऑफ कच्छ, इंग्लिश में दैट इज़ कॉल्ड रैन, RANN, रैन, रन ऑफ कच्छ, यानी जहाँ पे दलदली भूमि है, कुछ पानी भरा हुआ है, राइट। रैन ऑफ कच्छ जो है, कच्छ में तो पानी भरा हुआ है, समुद्र का पानी भरा हुआ है वहाँ पे, कच्छ की खाड़ी का पानी वहाँ तक आ जाता है। जबकि यहाँ पे जो मौसमी बारिश है उसका पानी भर जाता है और उसकी वजह से ये दलदली भूमि है। और प्लाया झीलें इनको कह देते हैं, या रन कह देते हैं, या खड़ीन कह देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया लघु मरुस्थल। एक है अर्धशुष्क मैदान या अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश के वो हमने याद करो, फॉर्मूला याद किया था कि लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की, तो वही हमको यहाँ यूज़ करना है कि शुष्क प्रदेश के 4 पार्ट हैं। लूना, लूनी नदी का, लूनी का मैदान या गौड़वार प्रदेश, राइट। लूना, नागौर उच्च भूमि, लूना चलाने वाले शेख, शेखावाटी प्रदेश या आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र, ठीक है। आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र इसलिए क्योंकि वहाँ की जो नदियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में पानी नहीं ले जाती, वहीं वहाँ का पानी इकट्ठा होके और मतलब पूरा हो जाता है, वहीं इकट्ठा हो जाता है, वहीं ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है शेखावाटी प्रदेश को। तो लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की, घाघरा का मैदान या गग्गर का मैदान, ये हमें शुष्क क्षेत्र में लेना है। किताबों में सिर्फ लूनी बेसिन दिया हुआ है और शेखावटी प्रदेश दिया हुआ है, लेकिन हमें नागौर उच्च भूमि भी लेनी है इसमें, और घाघरा का मैदान भी, घग्गर का मैदान भी लेना है। अच्छा, अब हम अगर ये तो हो गई उच्चावच के अनुसार पश्चिमी जो मरुस्थल है उसके पाठ हमने कर दिए। अब हम उच्चावच के अनुसार न करके इस पश्चिमी मरुस्थल के पाठ करते हैं शुष्कता के आधार पर। तो देखो, एक है 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा और एक है 50 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा। तो 25 सेंटीमीटर संवर्षा रेखा के अंतर्गत जो प्रदेश आते हैं ये तो कहलाते हैं रेतीला शुष्क मैदान, यानी शुष्क है, और ये है अर्धशुष्क, ये है अर्धशुष्क यानी आधा शुष्क, या राजस्थान बांगड़, जहाँ पे बंगड़ चला सकते हैं अपन, ये अपन ने फार्मूला किया था। और ये है शुष्क, ये है शुष्क, ठीक है। तो ये शुष्कता के आधार पे 2 पार्ट हो गए। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इनको डिवाइड करती है, ठीक है। अब यहाँ हम शुष्क मैदान की बात करें तो शुष्क मैदान के भी 2 पार्ट हैं। एक तो देखो ये पूरा पार्ट है, और एक ये जो 3 पार्ट हैं इसके, ये जो 3 पार्ट हैं ये चट्टानी भाग है, ये बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र हैं, और बाकी में बालुका स्तूप ही बालुका स्तूप हैं, ठीक है। तो इसके भी 2 पार्ट हो गए, ठीक है। तो पहले हम एक जनरल बात इसके बारे में कर लेते हैं कि ये कितना प्रतिशत है। तो ये हमारे राजस्थान में 61.11% तो थार का मरुस्थल है, राइट। और ये जो इलाका है ये कितना है, ये इलाका ऑलमोस्ट 60% या 61%, ठीक है। मैंने आपसे बात की थी कि 61% और 39%, 40% वाली बात की थी कि 61% एरिया तो मरुस्थली का है हमारे यहाँ, और उसमें 40% जनता निवास करती है। तो ये 60% से याद करो 61.11%, और ये है 61%। 61% ये पूरा मरुस्थल का भाग है। इस 61% में से 59% जो है वो बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र है। 59% क्या है, बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र, और बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है, बाकी का बचा 41%। तो वही 60-40 ऑलमोस्ट, लगभग 60-40 हो गया। बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र 60%, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र 40%, एग्जैक्ट हो गया 59% एंड 41%, ठीक है। अब हम एक बार इसकी जनरल बात कर लें। तो जनरल बात यह है कि इसमें ये जो आज हम सिर्फ ये वाला कर पाएंगे, ये जो पार्ट है पश्चिमी रेतीले मैदान के 2 भाग हो गए। पश्चिमी रेतीला जो मैदान है इसके 2 भाग कौन से हैं, एक तो ये शुष्क रेतीला शुष्क मैदान, और एक है अर्धशुष्क मैदान।
आज अर्धशुष्क नहीं ले पाएंगे, हम लेंगे सिर्फ शुष्क। शुष्क में क्योंकि हमें बालू का स्तूप वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। और अब हम इसके पाठ करते हैं दो। रेतीला, जो ये रेतीला मैदान है, ठीक है, पश्चिमी रेतीला मैदान है पूरा, उसमें से ये रेतीला शुष्क मैदान है, ये अर्धशुष्क मैदान है। रेतीले शुष्क मैदान के दो पार्ट कौन से हैं? एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और एक है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम बात करें, अच्छा ये किस एरिया में है, ये कौन कौन से जिलों में है? तो तीन तो मोटे मोटे जिले ये हो गए, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, ठीक है। और पश्चिमी जोधपुर और पश्चिमी चूरू, पश्चिमी जोधपुर और पश्चिमी चूरू, ये जिले, ये एरिया हो गया इस कौन से पश्चिमी शुष्क रेतीले मैदान का। पश्चिमी तो लगा दिया मैंने, ये पश्चिम में ही है, रेतीला शुष्क मैदान है, ठीक है। और ये इसके जिले हैं। अच्छा, अब हम इसके अगर मान लीजिए हम इनमें से ये पढ़ें कि भाई जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है वो कौन सा है, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो कौन सा है, और कौन कौन से उसमें एरियाज आते हैं। तो देखो, बालू का स्तूप युक्त जो क्षेत्र है वो ये जो बालू का स्तूप मुक्त है इसको छोड़ के बाकी सारा बालू का स्तूपों से आवृत है, और वो 59% है। बालू का स्तूपों से आवृत कितना है? 59% ऑफ दिस टोटल। ये अगर 100 मान लें तो इसमें 59% तो है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और 41% है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ये भी काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पे बालू का स्तूप नहीं है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र हो गया। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र की अगर हम पहले बात करें तो ये बालू का स्तूपों से युक्त है, इनमें बालू का स्तूप बहुत पाए जाते हैं। अफवाह तंत्र बिल्कुल नगण्य है, ठीक है। महान मरुस्थल इसी का पार्ट है, ठीक है। और कौन से ज़िले हैं ये मैंने आपको बता दिए, 3 तो वो हैं और 2 पश्चिमी भाग हैं, ठीक है। और ये जो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है यहाँ पे तरह तरह के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अच्छा, इसके बारे में अपन ये भी बात अपन कर चुके हैं कि इसका मेन कारण क्या है, वो है निक्षेपण और अपर्दन। वायु के द्वारा किया गया अपर्दन और निक्षेपण। वायु चट्टानों का अपर्दन करती है, उनको तोड़ती है, छोटे छोटे कणों में तोड़ देती है, और फिर उन्हीं छोटे छोटे कणों से मरुस्थलीय भूमि या रेत बन जाती है। या दूसरा कारण है कि ये बांगर जो इलाका है, बांगर क्या होता है, बांगर और खादर 2 तरह की मृदा होती है। एक तो जो नवीन मृदा, जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा लाई जाती है वो खादर होती है, और जो पुरानी जलोढ़ होती है वो बांगर होती है, बागर होती है, ठीक है। उसी से बांगर बना है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ भी कभी नदियाँ रही हैं और उनके द्वारा भी मृदा यहाँ लाई गई है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि भाई दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा भी इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और नदियों के द्वारा भी निर्माण हुआ है, और पवनों के द्वारा भी अपर्दन से और निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। तो बालू का स्तूपों के लिए अपर्दन और निक्षेपण ये प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण हैं। बालू का स्तूप जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इससे पहले अगर हम देखें तो ये देखना पड़ेगा हमें कि ये किस पीरियड में सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला है मार्च से जुलाई। मार्च कब होती है इनकी? जब जूल्स में एनर्जी आ जाती है, जूल्स में एनर्जी इनके पास आ जाती है। जूल्स जूल जो है वो ऊर्जा की इकाई है, जूल ऊर्जा की इकाई है। तो इस समय पवनों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, और इसी वजह से मार्च से जुलाई में ये सबसे ज़्यादा एक्टिवली बनते हैं बालू का स्तूप, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक्टिव पवनें होती हैं उस समय मार्च से जुलाई में, और इसी वजह से मार्च से जुलाई में सबसे ज़्यादा इनका निर्माण होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये तो कर ही लिया। इसके अलावा हम ये देखें कि भाई इनको जैसे धोरे और धरियन भी कह देते हैं। जैसे सम के धोरे फेमस हैं, वहाँ पे धोरे ही धोरे हैं, ठीक है। मतलब उनके अलावा बालू का स्तूपों के अलावा कुछ नहीं दिखता, तो वो सम के धोरे फेमस है। सम कहाँ है? जैसलमेर में है। तो धोरे या धरियन इनका लोकल नेम है, ठीक है। अच्छा, अब हम बालू का स्तूपों के बारे में बात कर लेते हैं। कितने प्रकार के बालू का स्तूप होते हैं?
तो क्योंकि हम बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र कर रहे हैं तो बालुका स्तूपों के प्रकार भी हमको पता होने चाहिए। तो ये अपन रख लेते हैं, बाकी फार्मूली हम हटा देते हैं। अच्छा देखिए, जो इसका पहले फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको कि भाई कितने तरह के बालुका स्तूप होते हैं। तो बालुका स्तूप का फॉर्मूला है, ये मैं मिटा देता हूँ। अब बालुका स्तूप का प्रकार बताएंगे, और ये जो ये एरिया है, मैं आपको, चलिए वापस बना लेंगे। फॉर्मूला आपको बताना है कि कितने तरह के बालुका स्तूप होते हैं। तो देखो, टीलों में अनु नाम की एक लड़की है। अनु देती है, टीलों में अनु दे देती है, ठीक है। लेकिन अनु दे देती है, लेकिन टीलों में अनु दे देती है। टीले के प्रकार हम कर रहे हैं। टीलों में अनु दे देती है, लेकिन टीलों में अनु दे देती है, लेकिन वापस अनु आएगी, लेकिन अनु प्रस्तर की हो जाती है, लेकिन अनु प्रस्तर या पत्थर प्रस्तर की हो जाती है, प्रस्तर की हो जाती है जब बरखा या बारिश, जब बरखा आती है। लेकिन अनुप्रस्तर की हो जाती है जब बरखा आती है, ठीक है। ये आपके 3 प्रकार के बालुका स्तूप या टीले हो गए, ठीक है। टीलों में अनु दे देती है, लेकिन अनुप्रस्तर की हो जाती है जब बरखा आती है। जब बरखा आती है तो वो मस्त हो जाती है, लेकिन वो प्रस्तर की हो जाती है, देती नहीं है फिर, ठीक है। बरखा आती है तो रेगिस्तान में बरखा आती है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, फिर वो मदमस्त, मतलब वो मद में आ जाती है, घमंड में आ जाती है, फिर वो देती नहीं है। लेकिन अगर हम वलयाकार नेट से तारा को फांसे तो वो बरखा में भी दे देती है। लेकिन किंतु वलय आकार की, किंतु की जगह लिखो पर वलयाकार, परवलय हो गया है। पर वलयाकार नेट, पर वलयाकार नेट में तारा को फांसने पर वो बरखा में भी दे देती है। पर वलयाकार नेट में तारा को फंसाने से वो बरखा में भी दे देती है। बरखा यानी बारिश में भी वो बरखा में भी दे देती है। पर वलयाकार नेटवर्क तारा बालुका स्तूप फंसाने पर बरखा में भी, बरखॉइड, ठीक है, बरखेनॉइड, तो बरखा में भी दे देती है। ऐसे में लेकिन ऐसे में अवरोध होने पर
सब्र काफ़ी नहीं होता, सब्र काफ़ी नहीं होता, क्योंकि वो बरखा में दे रही है तो बारिश में मदमस्त हो जाते हैं। तो फिर ऐसे में अवरोध अगर आ जाए कोई तो सब्र काफ़ी नहीं होता। ये आपके सभी प्रकार के टीले या बालुका स्तूप हो गए। तो टीलों में टीले कितने कौन से अनु दे देती है, तो अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य या रेखीय, हाँ वो अनुदैर्ध्य प्रकार के टीले, ठीक है। अनुदैर्ध्य अनु दे देती है लेकिन अनुप्रस्तर की हो जाती है, अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ या अनुप्रस्थ प्रकार के हो गए, लेकिन वो प्रस्तर की हो जाती है जब बरखा आती है। बरखा आती है तो बरखान, बरखान, बरखान प्रकार के बालुका स्तूप, ठीक है। लेकिन बरखा अनुप्रस्थ की हो जाती है जब बरखा आती है। पर वलयाकार नेट में तारा को फंसाने से वो बरखा में भी दे देती है। पर वलयाकार तो परवलय, पर वलयाकार, पर वलयाकार नेट, नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है। पर वलय क्या होता है, वलय यानी रिंग, जैसे प्रशांत वलय, रिंग ऑफ फायर, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं, ठीक है। तो वलय यानी रिंग। तो पर वलयाकार रिंग वाली नेट में अगर हम तारा को फंसा ले तो वो बरखा में भी दे देगी, क्योंकि वो फंस गई है नेट में, तो वो बरखा में भी हम उससे ले लेंगे, ठीक है। तो पर वलयाकार नेट में तारा को फंसाने से वो बरखा में भी, तारा को, तारा टाइप, तारा को, तो ये तारा शेप्ड, ठीक है, स्टार शेप्ड, तारा को फंसाने से वो बरखा, बरखेनॉइड, बरखेनॉइड यानी बरखान का छोटा रूप, बरखेनॉइड, बरखा में भी दे देती है। लेकिन ऐसे में अवरोध होने पर सब्र काफ़ी नहीं रहता, काफ़ी नहीं होती, सब्र काफ़ी नहीं होती, अवरोध होने पर सब्र काफ़ी नहीं होता, ठीक है। अवरोध, अवरोध वाले, और सब्र काफ़ी तो आपका कौन सा, सब्र काफ़ी से आप समझ गए, ठीक है, सब्र काफ़ीज, ठीक है। अच्छा, अब ये अलग अलग तरह के जो ये आप फॉर्मूला लिख लो। अब अलग अलग तरह के अपन जो डेजर्ट के टीले जो हैं वो अपन करेंगे, उनको समझेंगे, ठीक है। अनु टीलों में अनु दे देती है, लेकिन फॉर्मूला है, टीलों में अनु दे देती है लेकिन अनु प्रस्तर की हो जाती है, यानी पत्थर की हो जाती है जब बरखा आती है। लेकिन वलयाकार नेट में फंसाने पर तारा बरखा में भी दे देती है, यानी बारिश में भी दे देती है। पर अगर ऐसे में अवरोध हो जाए तो सब्र काफ़ी नहीं होता, ठीक है, यानी सब्र काफ़ीज। तो ये अलग अलग तरह के हमको अभी बालुका स्तूप करने हैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे पहले अनुदैर्ध्य या रेखीय, तो वो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि वो रेखीय होते हैं। ऐसे ये पवन की दिशा है और ये रेखीय बालुका स्तूप है, ठीक है। अनुदैर्ध्य यानी, अनुदैर्ध्य यानी अनुसार पवन के, ठीक है, पवन के अनुसार, और ये समानांतर होते हैं, एक ये बन गया, एक टीला ये बन गया, एक टीला ये बन गया, तो ये अनुदैर्ध्य या रेखीय मरुस्थल या रेखीय बालुका स्तूप हो गए। दूसरे होते हैं दिशा इधर है। अच्छा, ये कहाँ मिलते हैं, ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और जैसे पार्श्व जो होते हैं पहाड़ी के दोनों पार्श्व उसमें मिलते हैं, या दक्षिणी पश्चिम में लूनी नदी है तो लूनी नदी के दोनों पार्श्व पे मिलते हैं, ठीक है। और दक्षिण पश्चिमी भाग में अनुदैर्ध्य या रेखीय बालुका स्तूप ज़्यादा मिलते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, तो उसका भी फॉर्मूला याद कर लो। अनुदैर्ध्य जो हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, उसका फॉर्मूला है सी देखो,
अगर तुम पवन विमुख हो गए, अगर तुम पवन विमुख हो गए, पवन विमुख हो गए, मैं कह रहा हूं डेजर्ट को। सी, अगर तुम पवन विमुख हो गए तो वनस्पति युक्त हो जाओगे, तो वनस्पति युक्त हो जाओगे। कौन? डेजर्ट हो जाएगा वनस्पति युक्त, अगर वो पवन विमुख हो गया तो। वैसे पवनाभिमुख होता है, पवन की दिशा में होता है, पर पवन के विमुख हो गया, हाँ, तो वो वनस्पति युक्त हो जाएगा। तो ये 3 प्रकार के सीफ, सीफ प्रकार के पवनानुवर्ती या अनुदैर्ध्य या रेखीय बालुका स्तूप, सीफ प्रकार के, ये पहला प्रकार है सीफ। दूसरा है पवन विमुख और तीसरा है वनस्पति युक्त। ठीक है, ये 3 प्रकार के अनुदैर्ध्य या रेखीय बालुका स्तूप हो गए। कहाँ मिलते हैं ये आपको बता दिया। अब अच्छा, अब अगर अनुदैर्ध्य के अलावा बाद में अपन करें अनुप्रस्थ, तो अनुदैर्ध्य के बाद आएगा अनुप्रस्थ। अब जैसे ये पवन की दिशा में है तो वो पवन के समकोण पे होंगे, पवन के समकोण पे होंगे। पवन लंबे समय तक एक ही दिशा में जब पवनें चलेंगी तो पवन के समकोण पर, पवन के लंबवत, पवन के सामने लंब बनाता हुआ, पवन की दिशा के 90 डिग्री पर ये जो अनुप्रस्थ सैंड्यून्स होते हैं ये बन जाते हैं। आपने तरंगें पढ़ी होंगी साइंस में, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तो वो होती हैं जो आप जो एनर्जी देते हो तो उसी की दिशा में चलती हैं, और अनुप्रस्थ उसके परपेंडिकुलर चलती हैं। तो ये वही वाली बात है। अनुदैर्ध्य यानी विंड के डायरेक्शन में, और अनुप्रस्थ यानी विंड के समकोण पर। तो ये अनुप्रस्थ प्रकार के सैंड्यून्स हो गए। और ये मिलेंगे कहाँ? ये दक्षिण पश्चिम में मिल रहे हैं, ये दक्षिण पश्चिम में मिल रहे हैं, तो ये उत्तर पूर्व में मिल रहे हैं, उत्तर पूर्व में मिल रहे हैं। उत्तर पूर्वी रेगिस्तानी भाग में मिलेंगे ये वाले, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे जो हवा है वो लंबे समय से एक दिशा में चलती है और धीमी होती है, तो ये इस तरह के जो अनुप्रस्थ वो बन जाते हैं सैंड्यून्स, और ये अनुदैर्ध्य सैंड्यून्स हैं। ये दक्षिण पश्चिम में है तो वो उत्तर पूर्व में है, ठीक है। ये सी, अगर पवन विमुख हो जाओगे तो वनस्पति युक्त हो जाओगे, ये इसका फार्मूला हो गया। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। अब बरखान, अनु दे देती है लेकिन अनुप्रस्तर की हो जाती है बरखा में, बरखान। अब बरखान में क्या होता है, जैसे डायरेक्शन अगर ये है तो बरखान इस तरह का होगा, मतलब ये पार्ट ऊंचा है, मध्य का पार्ट ऊंचा है, और ये श्रृंग कहलाते हैं। श्रृंग यानी सींग, ये नीचे है, ये पार्ट ऊंचा है, ये इसका मध्य का रिज है। और ये जो ढाल है ये धीमा है और ये तीव्र ढाल है, ठीक है। तो इसका जो उन्नत, जो इसका ढाल का उन्नतोदर, उन्नत ढाल, उन्नत जो पवन की दिशा में उन्नत ढाल होता है, उन्नतोदर, उन्नत उदर, उन्नत ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, और ये अवतल दर्पण है। तो उन्नतोदर ये उन्नत होता है, ये ढाल धीमा होता है और ये तीव्र होता है। यहाँ से ऊंचा होता है ये श्रृंग हो गए, ये नीचे होते हैं। तो ये तो हो गया बरखान। और इसका अपोजिट होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक यानी परवलय जैसा, परवलय जैसा, परवलयाकार, पर
वलयाकार। इसमें क्या होता है कि ये पवन की दिशा इसमें ऐसी है, ठीक है, यानी उन्नत भाग इधर है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये यूं है हवा। तो इसमें जो ये ढाल वाला है, ज़्यादा ढाल वाला, ठीक है, ये अवतल वाला है। तो अवतल वाला भाग यानी उन्नतोदर जो है वो इसके अगेंस्ट में होता है, जो हवा की जो डायरेक्शन है उसके अगेंस्ट में उन्नत भाग या कम ढाल, मंद ढाल वाला भाग पार्ट होता है ना। और ये एक तरह से पैराबोला जो होता है वो, ये तो अर्धचंद्राकार हो गया, एक चांद के जैसा। और ये एक जो क्लिप होती है, लेडीज़ की जो क्लिप होती है वो ऐसी होती है, और उसके आकार का ये हो गया, मतलब पैराबोला है ये। इसको मैं पूरा मिला दूं तो ये पैराबोला है। पैराबोला के रूप में ही हमारे उपग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर, हमारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पैराबोलिक सर्कल में ही। पैराबोला मतलब नॉट सर्कुलर, इस तरह का। तो ये पैराबोलिक हो गया, ठीक है। पर अनु दे देती है, पर अनु प्रस्तर की हो जाती है जब बरखा होती है, लेकिन पर वलयाकार नेटवर्क, पर वलयाकार नेट, ये चार तरह के हो गए, या अपोजिट हैं बिल्कुल, ठीक है। इसका अपोजिट ये प्रकार है। अच्छा, एक वो आएगा बरखेनॉइड, तो वो इसी का प्रकार है। अच्छा, ये कहाँ मिलते हैं? ये दोनों संपूर्ण डेजर्ट में मिलते हैं, संपूर्ण रेगिस्तान में मिलते हैं ये दोनों प्रकार के। ये दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पूर्व में, ये संपूर्ण रेगिस्तान में। दोनों को कहाँ लिखोगे? संपूर्ण मरुस्थल में। संपूर्ण मरुस्थल में ये दोनों प्रकार के मिल जाते हैं। अनु दे देती है, लेकिन अनु प्रस्तर की हो जाती है जब बरखा होती है। पर वलयाकार नेट डालने पर, तारा को फंसाने पर वलयाकार नेट में तारा को फंसाने पर वो बरखा में भी दे देती है। पर वलयाकार, परवलय, ठीक है, नेट में, नेटवर्क प्रकार का, पर वलयाकार हो गया। अब है नेट में फंसाने पर तारा बरखा में भी दे देती है। पर वलयाकार नेट में फंसाने पर तारा बरखा में भी दे देती है। पर वलयाकार नेट में फंसाने पर, तो नेटवर्क प्रकार के, मतलब इनका एक कोई पर्टिकुलर नेटवर्क होता है। एक तरह का एक नेटवर्क क्या होता है? एक ही तरह की आकृति, ठीक है, स्वरूप, तो इनका एक पर्टिकुलर नेटवर्क होता है। और ये नेटवर्क कहाँ बनते हैं? दोनों ही, नेटवर्क और तारा, ये दोनों एक जैसे हैं। नेटवर्क और तारा कहाँ? ये तारा भी एक तरह का नेटवर्क ही है। ये एक नेटवर्क बन गया, ये एक तारा प्रकार का डेजर्ट बन गया, ठीक है। तो ये भी एक तरह का नेटवर्क ही है, तारा भी एक तरह का नेटवर्क ही है। और बाकी नेटवर्क, ये दोनों एक ही तरह की कंडीशंस में बनते हैं जब जो वायु होती है वो अनियमित होती है, कभी इधर से चल रही 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 है, एक ही दिशा में नहीं चलती, ठीक है। तो हम्मादा प्रकार के जो इलाके हैं, ठीक है, वहाँ तो वहाँ वायु मंद नहीं होती। मंद वायु कहाँ होती है? उत्तर पूर्व में मंद होती है, ठीक है। तो मंद वाला जो इलाका, मंद वायु वाला, वहाँ उत्तर पूर्व में, ठीक है, जो एक तरह से आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, तो वहाँ तो उत्तर पूर्व में तो बनते हैं नेटवर्क, बालू का स्तूप, जहाँ मंद हवा होती है, मंद और अनियमित हवा। और ये अनियमित, ठीक है, लेकिन हममादा वाले इलाके में, और ये जो है ये भी मंद और अनियमित होती है, लेकिन इसका जो इलाका है वो नेटवर्क स्तूपों का कौन सा इलाका? उत्तर पूर्व का भाग है, ठीक है। अच्छा, अब हम तारा, नेटवर्क और तारा ये एक जैसे हो गए, ये कंपेरेबल हो गए। कंपेरेबल कौन से हो गए? अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ कंपेरेबल हो गए। फिर बरखान और पैराबोलिक कंपेरेबल हो गए। फिर तारा और नेटवर्क कंपेरेबल हो गए, ठीक है। तो पर वलय का नेट डालने पर तारा बरखा में भी देते थे। अब बरखेनॉइड, ये बरखेनॉइड,
बरखेनॉइड प्रकार के बालुका स्तूप। बरखेनॉइड क्या, बरखांस बड़ी बात है और बरखेनॉइड छोटा है, ये अंडाकार होता है, ठीक है, और बरखान का ही छोटा रूप है बरखेनॉइड, ठीक है। अच्छा, ये बरखेनॉइड प्रकार के हो गए बालुका स्तूप, ठीक है। ये 7वें प्रकार के बालुका स्तूप हो गए। 6 तो मैंने आपको कंपेरेबल बता दिए, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, फिर बरखान और पैराबोलिक, फिर तारा और नेटवर्क, और फिर आ गया बरखेनॉइड। अब 2 फिर कंपेरेबल हैं। 2 कौन से कंपेरेबल, लेकिन बरखा में दे देती है, ठीक है, तारा बरखा में भी दे देती है, पर वलयाकार नेट में फांसने पर तारा बरखा में भी दे देती है, किंतु ऐसे में अवरोध होने पर सब्र काफी नहीं होता। अवरोध और शर्ब काफी, शब्र काफीज कह दो, वैसे श्रब से बना है ये शब्द, शब्र काफीज, शब्र काफीज। अवरोध का मतलब हो गया ऑब्स्टेकल्स एंड ड्यून्स। ऑब्स्टेकल कुछ आ जाएगा, जैसे मान लीजिए किसी पेड़ का ऑब्स्टेकल आ गया, किसी भवन का ऑब्स्टेकल आ गया, या किसी पहाड़ी का ऑब्स्टेकल आ गया, तो अवरोध आने पर वहाँ पे मिट्टी का जमाव हो जाता है और वो कहलाता है अवरोधात्मक सैंड ड्यून्स या बालुका स्तूप। अच्छा, इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे मैं जोबनेर का रहा हुआ हूँ, तो जोबनेर में ऐसे थे सैंड ड्यून्स। जोबनेर के अलावा बिचूण में हैं ऐसे। आप 2 अजमेर के भी याद रख सकते हो, नाग पहाड़ के पास वाला सैंड ड्यून, पुष्कर में जो सैंड ड्यून है वो, ये भी एक तरह से अवरोध वाले ही सैंड ड्यून है। तो ये ईस्टर्न पार्ट में है जहाँ मरुस्थलीकरण हो रहा है, या जो ईस्टर्न पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, उत्तर पूर्वी भाग में अवरोध वाले सैंड ड्यून्स हैं, ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून्स। इनको फॉसिलाइज्ड मतलब फॉसिल्स भी, इनको फॉसिल्स तो नहीं पाए जाते, पर इनको फॉसिल यानी अवशेषात्मक, फॉसिलाइज्ड ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है। कि भाई इनमें अवरोधात्मक, अवशेषात्मक, जीवाश्मीय अवशेष वाले ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून्स या अवरोधात्मक बालुका स्तूप, ठीक है। और ये उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, ये आपको बता दिया। ऑब्स्टेकल आ जाता है। अच्छा, ऑब्स्टेकल आ गया तो ये कंपैरेटिवली स्थिर होते हैं, क्योंकि ऑब्स्टेकल बड़ा होता है तो स्थिर होते हैं। दूसरा जो शब्र काफीज है वो श्रब से बना है शब्द। श्रब क्या होती है? छोटी झाड़ी होती है। श्रब छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। तो श्रब या शब्र काफीज तो वो कहाँ बनती हैं? जहाँ छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं और या घास का कोई झुंड है, हाँ, मतलब घास काफ़ी एक जगह उगी हुई है, तो इतने से अवरोध से भी वहाँ पे मिट्टी का जमाव हो जाता है। तो जैसे मिट्टी की शीट के रूप में, हाँ, मिट्टी की हमक के रूप में, हमक यानी पहाड़ी छोटी सी माउंड बन गया मिट्टी का। तो ये अलग अलग प्रकार से शब्र काफीज अलग अलग रूपों में बन जाते हैं। छोटे छोटे जमाव होते हैं ये मिट्टी के। अब छोटे जमाव होते हैं तो ये अनियमित होते हैं और अस्थिर होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ ऐसे हो जाते हैं क्योंकि छोटे जमाव होते हैं। तो ये कंपेरेबल हो गए कि अवरोध और शब्र काफीज दोनों में अवरोध है, लेकिन यहाँ बड़ा अवरोध है, यहाँ छोटा अवरोध है। तो ये ज़्यादा स्टेबल हैं, ये ज़्यादा स्थिर हैं और ये कम स्थिर हैं, अस्थिर हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंपेरेबल हो गए, अवरोध और शब्र काफीज। तो ये इस तरह से हमने सभी जो प्रकार के बालुका स्तूप हैं वो किए। अब हम बात करेंगे बालुका मुक्त प्रदेश, है ना। अब बालुका युक्त मरुस्थली की बात कर ली, बालुका युक्त मरुस्थली की बात कर ली। अब बालुका मुक्त प्रदेश की बात करें तो बालुका मुक्त प्रदेश हमने देखा था कि ये चट्टानी प्रदेश है जहाँ पे बालुका स्तूप नहीं है। तो ये 39% ऑफ द एरिया ऑफ वेस्टर्न रेतीला पश्चिमी रेतीला जो मैदान है, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान जो है उसका जो 59% तो था बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र और 41% है बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र, जहाँ पे बालुका स्तूप
नहीं है। तो वहाँ क्या है, वहाँ चट्टान है, वहाँ खड़ीन है, यानी प्लाया झीलें हैं। दो टीलों के बीच की जो निम्न भूमि है वहाँ पे पानी भर गया है, तो अपवाह तंत्र है यहाँ पे। जो मरुस्थली भाग था, जो बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र था, वहाँ पे अपवाह तंत्र का नितांत अभाव था। यहाँ अपवाह तंत्र है, लेकिन केंद्रोमुखी अपवाह तंत्र है, मतलब केंद्र की तरफ पानी की जो धाराएं हैं, जो सामयिक धाराएं हैं, मानसूनी धाराएं हैं, जो समय विशेष पे पैदा होती हैं, उनका केंद्र अभिमुख या केंद्रमुखी, केंद्रोन्मुख धाराएं होती हैं जो उन झीलों में मिलती हैं। ठीक है, जैसे मीठा खाड़ी वगैरह है जैसलमेर में। ठीक है, तो मीठो कर लो, खाड़ी जैसे हो, तो वो सबके फॉर्मूले हैं, अपन फॉर्मूले से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपवाह तंत्र भी अब करेंगे हम आगे, वो उन सब के भी फॉर्मूले अपने बने हुए हैं, उससे अपने को याद करना, उसका सोर्स याद करना, वो कहाँ गिरता है, कहाँ गिरती है वो पर्टिकुलर नदी वगैरह, वो सब अपने को उस फॉर्मूले से याद हो जाएंगे, वो हम आगे करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये कि ये जो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र है, इसमें ये चट्टानी भाग है। और ये कब बना है, ये वही कब की चट्टानें हैं, तो वो फॉर्मूला अपना याद कर लो। लेकिन जुरासिक पीरियड के डायनासोर्स की टर्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्लीज़, या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लीज़। हाँ, तो जुरासिक पीरियड, टर्शियरी पीरियड और प्लीस्टोसिन पीरियड की ये चट्टानें हैं, यहाँ अवशेष मिलते हैं। जैसे वुड फॉसिल पार्क, वुड के फॉसिल्स मिलते हैं, आकल वुड फॉसिल पार्क, आकल नाम की जगह जैसलमेर में है, जैसलमेर के दक्षिण में, वहाँ पे वुड के फॉसिल्स या अश्म, जीवाश्म मिलते हैं, बहुत पुराने समय की वो वुड्स हैं। ठीक है, वो डेजर्ट नेशनल पार्क में है। और डेजर्ट का जो प्रोग्राम है वो सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा ज़िले डेजर्ट वाले प्रोग्राम में, सबसे ज़्यादा एरियाज़ डेजर्ट वाले जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसमें हमारे ही सबसे ज़्यादा एरिया आते हैं। तो हम बात करें बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र की, तो बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तो वही आप याद कर लो कि राम का पोखर, जैसलमेर में तो रामगढ़ और पोखरन, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर के आसपास का इलाका, बीकानेर के आसपास का इलाका, और जोधपुर का फलौदी तहसील। ठीक है, यहाँ पे बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र हैं। और ये 41% है किसका, पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान का। 59% क्या था, 59% बालुका स्तूप युक्त क्षेत्र था, और बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र कितना है, 41%। ठीक है, अच्छा, बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र में ये जो चट्टानें हैं ये अवसादी चट्टानें हैं, ये परतदार चट्टानें हैं, जिनमें मुख्यतः चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और कॉन्ग्लोमरेट्स, ये इस तरह की परतदार चट्टानें हैं। कहीं कहीं ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट ये भी लिखा रहता है। जो ग्रेनाइट जो है वो आग्नेय चट्टान है, और उसी का कायांतरित रूप है नीस, और बेसाल्ट का कायांतरित रूप है सिस्ट। तो कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिलता है, तो वो कहीं कहीं मिलती है। जैसे अपने को ग्रेनाइट, जालौर का ग्रेनाइट मिलता है, राइट। तो ये कहीं कहीं मिलती हैं ये भी चट्टानें, पर मुख्यतः वहाँ पे जो है परतदार चट्टानें या अवसादी चट्टानें मिलती हैं, जो कि इमारती पत्थर का भी वहाँ का उत्पादन होता है, मतलब वो इमारती पत्थर के रूप में काम आती है वो चट्टानें। और उन्हीं चट्टानों में आप अंदाज़ लगाइए कि उन्हीं चट्टानों में पानी हो सकता है। और पानी, लाठी सीरीज़ जो है एक इलाका है जहाँ पे भूमिगत जल उपलब्ध है इन्हीं अवसादी चट्टानों में। इन्हीं अवसादी चट्टानों में आपको ध्यान होगा टर्शरी युग की जो चट्टानें हैं, वही टर्शरी फॉर्मूला याद करो, जुरासिक टर्शरी प्लीज़। तो टर्शरी पीरियड की चट्टानों में ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस निकलता है, जैसे बाड़मेर वगैरह में निकल रहा है आज। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसी क्षेत्र में प्लाया, खड़ीन, अच्छा इसका भी फार्मूला याद कर लो। तो इसका फार्मूला है कि प्लाया झीलों को रन भी कहते हैं, खड़ीन भी कहते हैं। तो प्लीज़ प्लाया, प्लीज़ रन, खड़े मत रहो, या खड़े मत रहो, प्लीज़ रन, खड़े मत रहो, या ज़्यादा प्रॉपर रहेगा
खड़े मत रहो, खड़े मत रहो, प्लीज रन, दौड़ो। खड़े मत रहो, खड़ीन, खड़ीन भी कहते हैं इनको जैसलमेर में, प्लाया झीलों को, प्लीज प्लाया झीलें, और रन भी कह देते हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण, जैसे पोक रन, वो एक रन ही है। ठीक है, अच्छा, इसके उदाहरण क्या है, तो उदाहरण का भी फार्मूला याद कर लो। उदाहरण का फार्मूला क्या याद करोगे, देखो, भापो सर तो बकेच है, भापो बकेच है सर, पर बाप ने मेरे पे पढ़ाई थोप दी। भापो, भापो भाकर, भाकरी, नथपा भाकरी एक क्षेत्र है, तो वो आपको जब हम खनिज वगैरह पढ़ेंगे तब भी काम आएगा। तो भापो, भापो, पोकरन, पोकरन, ठीक है, वो एक रन ही है। भापो, भापो बकैच है सर, बकैच है सर, सर दो तरह के सर, बरम सर, बरम सर और कनोड़ सर, कनोड़, कानोड़िया वहीं के हैं, कनोड़ सर जैसलमेर। तो भापो बकैच है सर तो, बकैच है सर तो, भापो बकैच है सर तो, पर बाप ने, ये जोधपुर की है, पर बाप ने, फलौदी में है बाप, पर बाप ने पढ़ाई थोप दी। सर तो बकैच है, माने भापो, भापो अंदाज लगाओ, बकैच है सर, पर बाप ने पढ़ाई मुझ पे थोप दी, मुझ पर थोप दी, थोप, बाड़मेर। पर बाप ने मुझ पर पढ़ाई थोप दी। उसने ये सुना नहीं कि भाई बकच है सर तो, भापो बकच है सर तो, पर बाप ने मुझ पर, भापो बकच है सर तो, पर बाप ने सुना नहीं, बाप ने पढ़ाई मुझ पर थोप दी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गए अलग अलग रन के, भापो भाकरी, पोकरन, भापो बरम सर, कनोड़ सर, बाप और थोब, बाप और थोब। ठीक है, और खड़े मत रहो, प्लीज रन, ये इनके अलग अलग नाम है। खड़ीन जैसलमेर में कहते हैं, प्लाया झीलें होती हैं ये, इनको रन भी कहते हैं। तो ये मिलती हैं कहाँ, जो बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र है उनमें। ठीक है, बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र में जो चट्टानें होती हैं वो अवसादी होती हैं, मैंने उनके बारे में बता ही दिया आपको। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें रेतीला जो शुष्क मैदान है, जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा से पश्चिम में है, और टू द ईस्ट ऑफ इंटरनेशनल लाइन और रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन के ईस्ट में, और 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के वेस्ट में जो पार्ट है उसके दो पार्ट, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान, जो रेतीला शुष्क मैदान है, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान, उसके जो दो पार्ट हैं, बालूका स्तूप युक्त क्षेत्र और बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र, बालूका स्तूप युक्त मरुस्थली कह दो और बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र, इनको हमने आज विस्तार से किया। अब हम कल करेंगे अर्धशुष्क क्षेत्र, जिसका फार्मूला है लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की। ठीक है, और उसके बाद हम करेंगे अरावली और फिर पूर्वी मैदान और फिर दक्षिणी पूर्वी पठार। सबके अपने पास फार्मूले हैं, सबको याद करने का अपने पास ट्रिक है, और सब हम आसानी से करते जाएंगे। बस आप बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार देख के इनको रिवाइज़ कीजिए, व्यू कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके साथ आपकी तैयारी में आपका सहायक बनूँ। बस यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।